हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 4 नेम रिएक्शन की, जो कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड से हैं। रिएक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे और इस रिएक्शन से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आपके जेई नीट में आते हैं, उन सारे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला अपना जो रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन कौन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है कि इस रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। इस रिएक्शन से एक अल्काइल हैलाइड से हम आइडो एल्केन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन स्पेसिफिक फॉर आइडो एल्केन कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए पहले इसके हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग, सबसे पहला पॉइंट है कि ये किसके लिए यूज करते हैं? फॉर प्रिपेयरिंग आइडो एल्केन कंपाउंड, आइडो एल्केन कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम आइडो एल्केन कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन से हम एक अल्काइल हैलाइड से आइडो एल्केन बनाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब थर्ड पॉइंट है कि इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है क्या होता है? ड्राई एसीटोन होता है। और ड्राई एसीटोन आपको याद होगा, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये जो है क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और आपको ये भी याद होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसको SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं, जिसमें H+ आयन रिलीज नहीं होते, उसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बात समझ में आया? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, जिसको हम लोग जनरल रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल इस रिएक्शन में होता क्या है। तो जब किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन को नहीं रखना है, अगर आपको याद करना है तो जनरल रिएक्शन को फोकस करो, और जनरल रिएक्शन से आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। तो आप हमेशा कोई भी नेम रिएक्शन है तो उसके जनरल रिएक्शन पे फोकस किया करो। तो जनरल रिएक्शन क्या हो गया? यहाँ से हमने अल्काइल हैलाइड कोई RX ले लिया, और यहाँ पर X क्या होगा? या तो क्लोरीन होता है या तो ब्रोमीन होता है। फ्लोरीन इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। जनरल रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड में जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमेशा क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लेते हैं। इसको जब सोडियम आयोडाइड के सोल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं NaI से, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो वही पुराना रिएक्शन होता है। यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज नाम ही है। तो ये आयोडाइड कहाँ पर आएगी? इस हैलोजन के प्लेस पे, और ये हैलोजन कहाँ जाएगा? इस आयोडीन के प्लेस पे। इसीलिए जिसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एक हैलोजन को दूसरा आयोडीन रिप्लेस करके उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? RI और प्लस यहाँ से NaX बन जाएगा। अगर आप क्लोरीन लोगे तो NaCl बनेगा, अगर ब्रोमीन लोगे तो NaBr मिलेगा। और ये जो होता है वो क्या होता है? एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आइडो एल्केन, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? जनरल रिएक्शन हो गया। ये हो गया अपना जनरल रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया जनरल रिएक्शन, ठीक है। और ये हो गया अपना कैप्सूल। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन कहीं पर आएगा। अब इस जनरल रिएक्शन को फोकस करना और थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, हो क्या रहा है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। यहाँ पर आइडो एल्केन बनाना है तो वहाँ पर सोडियम हम आयोडाइड लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जनरल क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? RX है। X क्या हो सकता है? या तो RCl होगा और या तो यहाँ RBr होगा। आपको एक चीज यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये RI है,
अब आई जो होता है लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो बेटर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आयोडाइड का होता है, फिर उसके बाद क्या होता है ब्रोमाइड आता है, उसके बाद क्लोराइड आता है, उसके बाद फ्लोराइड आता है। तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, लिविंग ग्रुप का हाइड्रोजन एलिमेंट का ऑर्डर है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि RCl ले लो या फिर RBr ले लो, ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और RI जो बॉन्ड है वो क्या है, वीकर बॉन्ड है, क्योंकि R तो दोनों में कॉमन है। अब आपको पता है इनका साइज क्या है, छोटा है आयोडीन के कंपेयर में, ठीक है। तो इनका साइज जब छोटा होगा तो यहाँ पर बॉन्ड की जो इंथैल्पी होगी या एनर्जी होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और यहाँ पर क्या है, वीक है इनके कंपेयर में। तो हाउ दिस रिएक्शन इज फिजिबल थर्मोडाइनेमिकली, ठीक है, ये समझ लो कि ये रिएक्शन तो होना नहीं चाहिए, थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, समझिए एसीटोन। अब एसीटोन का आपको पता है कि CH3 यहाँ से ये अपना क्या होता है, एसीटोन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि पोलैरिटी इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर NaX, अब X यहाँ पर क्लोरीन लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl माइनस होगा, इसको आयनाइज करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस। मान लीजिए मैंने यहाँ पर Cl लिया हुआ है, RCl, तो वहाँ से क्या बनेगा, NaCl। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर क्लोरीन का साइज जो होता है आयोडीन के कंपेयर में साइज छोटा होगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिटी आयोडीन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पे क्या होगा, हाई होगा आयोडाइड के कंपेयर में। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब हाई है तो ये कहाँ पर, क्लोराइड आयन है, और ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे। बट यहाँ पर इसका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये नेगेटिव जो चार्ज है यहाँ पर ऑक्सीजन पे, वो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ठीक है, वहां पर क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ये इस पे अटैक ही नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये इस पे क्या करेगा, अटैक नहीं होने देगा। तो ये क्या होगा, एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म में यहाँ पर सोल्यूशन में आपको प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट मिल जाता है। और यही बात करें हम आयोडाइड की, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है, इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे कम होगी, तो यहाँ पर रिपल्सन इसके कंपेयर में या ब्रोमाइड के कंपेयर में कम होगा, जिससे क्या होगा, ये जो NaI होता है वो एसीटोन में इजिली डिजोल्व हो जाता है। तो मेन रीजन इसका यही है कि NaI जो होगा वो एसीटोन में मोर सोल्यूबल होता है इन कंपैरिजन टू NaCl एंड NaBr, इसीलिए ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सोडियम आयोडाइड मोर soluble in acetone in compare to NaCl और NaBr, इसीलिए यहाँ पर ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होता है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए कि आपको पूछे कि यहाँ पर ये बॉन्ड वीक है, ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीक बॉन्ड कैसे फिजिबल है, तो आप इतना बोल दो कि जो सोडियम आयोडाइड होता है वो एसीटोन में सोल्यूबल होता है इन कंपेरिजन टू NaCl या फिर NaBr, जिससे वो यहाँ पे जो भी मिलेगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाए। तो इस पे हम लोग फ्रेंकल स्टेन रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे चलिए मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक तरह की इस तरह कंपाउंड है, ठीक है, और ये आपका SN2 रिएक्शन फॉलो कर रहा है, मतलब SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपको ये चीज पता होगा, यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पर आपको रिएजेंट दिया हो एसीटोन, और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड, और आपसे पूछे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको प्रोडक्ट तो वही सिंपल सा है, यहाँ से क्लोरीन जाएगा और आयोडीन जाके इस पे अटैच हो जाएगा। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि अगर ये बिलो द प्लेन है तो वहाँ से जो आयोडाइड आएगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड दे दी, यहाँ पर हमने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है, यहाँ पर चलिए ब्रोमीन अटैच करा दिया, ये बेंजीन है, और यहाँ पर मैंने क्या करा, क्लोरीन अटैच करा दी, और आपको रिएजेंट सेम यहाँ पर दे दे कि NaI है और प्लस यहाँ से क्या है, एसीटोन है,
बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके पास क्या है, ब्रोमाइड के पास इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस बना लेगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर बेंजीन है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, तो इसके साथ क्या होगा, ये रेजोनेंस में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्रोमीन और कार्बन के बीच क्या होगा, पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये जो आयोडाइड होगा यहाँ पर तो अटैक करना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो ये आयोडीन कहाँ पर अटैक करेगा, वो इस कार्बन, क्योंकि ये कार्बन क्या है, यहाँ पे कार्बन क्या है, CH2 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और आयोडीन यहाँ पर अटैक करके क्लोरीन को साइड कर देगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, ये चीज यहाँ ब्रोमीन ऐसे ही रहेगा, यहाँ से C और यहाँ से आयोडाइड, ये प्रोडक्ट बना देगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए इन्वर्जन कोई मतलब नहीं, इन्वर्जन कहाँ पर होगा, जहाँ पर कायरलिटी हो, मतलब ऐसा कार्बन जो जिसकी टेट्रावैलेंसी क्या हो, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। तो यहाँ पर ये कार्बन है, ये कायरल कार्बन नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम सेम है, ये कायरल कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर आपको इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन दिखाने कोई मतलब है नहीं, और यहाँ पर दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि कायरलिटी होगी तभी आप इन्वर्जन और वहाँ पे दिखा पाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ आपका इस तरह से कंपाउंड दिया, यहाँ पर CH3 दे दिया हो, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया हो, यहाँ पर H दे दिया हो, यहाँ पर G दे दिया हो, यहाँ पर चलिए मान लीजिए OH दे दिया हो, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप मान लीजिए CH2OH है, और यहाँ पर रिएजेंट वही NaI सोडियम आयोडाइड और एसीटोन दिया। ये रिएजेंट देखते ही आपने पहचान लिया क्या होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन होगा। अब जरा देखिए, ये जो कार्बन है वो क्या है, कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है कि गिवन कार्बन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है तो उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। देखिए जरा इस कार्बन से कौन कौन, एक क्लोरीन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप है, और एक ये पूरा ग्रुप। ठीक है, ये पूरा ग्रुप है। तो चारों जो ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन से वो क्या है, डिफरेंट है। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। जब कायरल कार्बन है तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन होगा। इन्वर्जन का मतलब अगर क्लोरीन इस साइड अटैच्ड है, तो अगर ये फिंकलस्टीन रिएक्शन हुआ तो आयोडीन क्या होगा, जस्ट अपोजिट अटैच्ड होगा। तो मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से रहेगा। बाकी ग्रुप तो ऐसे ही रहेंगे, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो आयोडीन इन्वर्जन में इस साइड आ जाएगा, बाकी जो भी एटम ग्रुप जहाँ पर अटैच है वो इसी तरह से रहेंगे। ये इसका प्रोडक्ट फाइनल हो गया। बात समझ में आ रही है ना होगा। तो आई थिंक आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये जो श्वार्ट्ज रिएक्शन है ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड पे ही बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन से आइडो एल्केन कंपाउंड बनाते हैं, और श्वार्ट्ज रिएक्शन से हम फ्लोरो एल्केन कंपाउंड बनाते हैं। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लोरो एल्केन कंपाउंड बनाते हैं। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है पहले उन पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है फॉर फ्लोरो एल्केन कंपाउंड। फ्लोरो, इस रिएक्शन से क्या बनाते हैं, फ्लोरो एल्केन कंपाउंड बनाते हैं फर्स्ट। ये भी क्या है, एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, मतलब एक हैलोजन से हम दूसरा हैलोजन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये रिएक्शन होता है मेटेलिक फ्लोराइड। जनरली हम यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट के फ्लोराइड के प्रेजेंस में करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो फ्लोरो एल्केन कंपाउंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट के हम फ्लोराइड लेते हैं तो वहाँ पर उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सप्लोसिव नेचर नहीं हो पाता है, इसलिए हम वहाँ पर ट्रांजिशन मेटल के फ्लोराइड लेते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर का फ्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, कोबाल्ट का फ्लोराइड हो गया, COF2 हो गया, एंटीमनी का फ्लोराइड हो गया, और मैक्यूरस फ्लोराइड हो गया। ठीक है, तो इनके प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, ये रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ये क्या है, सभी के सभी आपको देखने में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट के फ्लोराइड होते हैं। क्योंकि जो फ्लोरो एल्केन बनता है वो क्या होता है, एक्सप्लोसिव नेचर होता है। जब हम ये ट्रांजिशन एलिमेंट के फ्लोराइड लेते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तो ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल रिएक्शन की, ठीक है, अपने को क्या करना है, हमेशा जनरल रिएक्शन पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन की बात करें तो वही कहानी होगी। यहाँ पर जैसे हमने आइडो एल्केन बनाया था, यहाँ पर चलो RH ले लिया, यहाँ पर X क्या होगा, या तो क्लोरीन ले लेते हैं या तो ब्रोमीन लेते हैं।
इसको हम इसमें से कोई भी फ्लोराइड ले लेते हैं। चलिए हम लोग ने सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, AgF ले लिया। इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक्सचेंज है, मतलब ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से क्या बना देगा, RF बना देगा और प्लस यहाँ से क्या बना देगा, AgX बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना जनरल रिएक्शन, जिसको आप कैप्सूल बोल सकते हो, क्योंकि ये और ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन कैप्सूल है। ये लीजिए आपके लिए कैप्सूल। ठीक है, जनरल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप क्लोराइड अल्काइल या ब्रोमाइड अल्काइल कोई भी ले लो और इसमें से कोई भी मेटेलिक क्लोराइड ले लो, रिएक्शन कराओगे तो फ्लोरीन इसके प्लेस पे, हाइड्रोजन इसके प्लेस पे, और यहाँ पे सिमिलर केस वही होगा। ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgX। ठीक है, और यहाँ से आपको RF बन जाएगा। अब आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत ही हाई होती है, और ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये जनरली क्या होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। दैट्स वाई वी यूज ट्रांजिशन एलिमेंट, जो इसके एक्सप्लोसिव की रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देता है। इसके प्रेजेंस में कंट्रोल रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्वार्ज रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपको जनरल रिएक्शन पता है तो आप नॉर्मल रिएक्शन तो आसानी से बना सकते हो। R के प्लेस पे चलो हमने कुछ भी ले लिया, इथाइल क्लोराइड ले लो, और यहाँ से चलिए हमने कुछ भी ले लिया, मान लीजिए सिल्वर फ्लोराइड ही ले लिया, और इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर जाएगा। यहाँ से क्या बना देगा, CH3CH2, यहाँ से F और प्लस यहाँ से AgCl बना देगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोइथेन। ठीक है, और ये आपका AgCl एज अ प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्वार्ज रिएक्शन। कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन हम कुछ दे देते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे तेजी से रिएक्टिविटी किसकी होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। तो यहाँ पर अगर आपको देखो तो यहाँ पे फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा साइज आयोडीन का होता है, और ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है। बॉन्ड क्या होता है, वीक होगा। तो रिएक्टिविटी की बात करें, सबसे तेजी से रिएक्शन देगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का जो अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बोला जाए, आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, कुछ इस तरह कंपाउंड है, और दूसरा कंपाउंड मान लीजिए सपोज मैंने आपको ये दे दिए। इसमें पूछा बताइए इनमें से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जब क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, और ये जब निकलेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये क्या है आपका प्राइमरी है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है क्राउडनेस। ठीक है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप इस साइड में, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ इस साइड में है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक आपका सिंपल ये कंपाउंड है, और आपको पूछा जाए बताइए इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए अगर ये क्लोरीन जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ये चाहेगा क्लोरीन को निकाल के यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजन आया, यहाँ पर इसका जो रीजन आया, वहाँ पर आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडनेस। यहाँ पर जो बोल सकते हो आप रेजोनेंस इफेक्ट के कारण यहाँ पर ये रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या होगा, लिविंग ग्रुप के कारण, क्योंकि यहाँ पर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो आई का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड आयन का, फिर क्लोराइड आयन का, और सबसे कम किसका होता है, फ्लोराइड आयन का। यहाँ पर तीनों का रीजन भी मैंने बता दिया। इसकी रिएक्टिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लिविंग ग्रुप अच्छा है आई। यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर क्राउडनेस ज़्यादा है क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप दोनों साइड से इस कार्बन बटे थे, यहाँ पर सिर्फ एक साइड सेट है, ये क्लोरीन तो निकल गया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन। ठीक है, ऑर्गेनिक में स्टेरिक हिंड्रेंस टर्म क्या होता है, भीड़ भाड़, क्राउडनेस कहाँ पर ज़्यादा है, क्राउडनेस ज़्यादा होगा जो भी ग्रुप आएगा उस पर अटैक अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये भी टर्म ऑर्गेनिक बहुत यूज होता है। रेजोनेंस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनिक के लिए, तो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आप लोग ने 11th क्लास में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में भी पढ़ा होगा जो कि आपका 11th क्लास में है। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन नेम से ही पता चला, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब हेलो एल्केन कंपाउंड से रिमूव हो रहा है क्या, HX। तो इस रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी लग गया मतलब यहाँ पर क्या होगा, HX का रिमूवल होगा, इसीलिए HX मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। जैसे आप लोग ने डिहाइड्रेशन नाम सुना है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना किसी भी मॉलिक्यूल से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और अगर हाइड्रेशन लिखा है मतलब वाटर का एडिशन होगा। इसी तरह से आप लोग ने हाइड्रोजिनेशन सुना होगा, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और अगर यही डीहाइड्रोजिनेशन हो तो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से डीहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब HX मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिमूवल होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से आपको एल्कीन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्कीन कंपाउंड होता है क्या, फॉर्म होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको जानना है कि यहाँ पर कि अल्काइल हैलाइड मस्ट हैव बीटा हाइड्रोजन। जो भी अल्काइल हैलाइड होगा वहां पर बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, जिस तरह से कंपाउंड ले लिया, कार्बन 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 क्लोरीन अटैच्ड है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है, और ये कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है। इसके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कितने, 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन। हमने टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करा। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अल्फा कार्बन क्या होता है कि जस्ट जहाँ पे जिस कार्बन से अटैच है ग्रुप, वो कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। और नेक्स्ट एडजेसेंट वाला अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन, और इसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे उसको बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, आई थिंक आपको बीटा हाइड्रोजन क्या होता है क्लियर हो गया होगा। तो जो भी अल्काइल हैलाइड हो उसके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन उनका रिमूवल होता है। ठीक है, वो रिएक्शन अभी मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड कंपाउंड दिया हो और यहाँ पर एल पर लिखा हुआ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH मतलब यहाँ पर जनरली आपको पता है कि इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल जो होता है गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। इथेनॉल प्लस KOH दिया हो तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आप यहीं से पहचान लो, अल्काइल हैलाइड और ये अल्कोहलिक KOH या इथेनॉल KOH दिया हो तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये बीटा एलिमिनेशन होगा, मतलब एल्किन कंपाउंड बनने वाला है। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं किसका, जनरल रिएक्शन की। ठीक है, जनरल रिएक्शन की। तो जनरल रिएक्शन में चलिए हम लोग कुछ कंपाउंड ले लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड। अब जनरल यहाँ पे मतलब कोई आर लोगे तो आर से तो आपको पता नहीं चलेगा मिथाइल है या इथाइल है, तो कुछ कंपाउंड ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया CH3CH2 हाइड्रोजन एटम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन में क्या लिखा हो, KOH, और यहाँ पर लिखा हो इथेनॉल। तो ये रिएजेंट देखते यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर देखा आपने अल्कोहलिक KOH में इथेनॉल और KOH दिया है, मतलब 100% यहाँ से बीटा एलिमिनेशन होने वाला है। तो होगा क्या, देखिए ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये जो कार्बन है वो क्या है, बीटा कार्बन है। तो क्या होगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा या तो क्लोरीन ब्रोमीन जो भी अटैच्ड हो, और बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव, तो डबल बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ से CH2 और प्लस क्या हो जाएगा, ये जो H निकलेगा वो OH के साथ कंबाइन होगा, वो क्या बना देगा H2O, और प्लस यहाँ से जो X निकलेगा हाइड्रोजन वो K के साथ कंबाइन होकर यहाँ से क्या बना देगा बच्चा लोग, KX बना देगा। तो ये आपका अल्काइल हैलाइड हुआ। यहाँ पर मैं अल्काइल में क्या ले लिया, इथाइल।
तो इथाइल हैलाइड हो गया, इथाइल हैलाइड, और ये जो बना इथाइल हैलाइड से क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। और वो चीज़ तो आपको पता ही है। तो ये हो गया एक जनरल रिएक्शन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, अब इसको बीटा एलिमिनेशन, ऐसे क्वेश्चन आया था, इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ से दिक्कत कब आएगी, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, बीटा जो हाइड्रोजन है सिर्फ इस साइड है। मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों साइड क्या हो, बीटा हाइड्रोजन हो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया है CH3, यहाँ से CH2, और यहाँ से मैंने कार्बन ले लिया, और इससे मान लीजिए मैंने ब्रोमीन अटैच करा दिया। तो यहाँ से क्या सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ से मैंने CH3 ले लिया। अब यहाँ पर लिख दिया हो एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब यहाँ से बोला जाए बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। हेलो एल्केन कंपाउंड में आपको ये तो अल्फा कार्बन हो गया, तो बीटा कार्बन ये भी है और बीटा कार्बन ये भी है। तो दोनों साइड, इस कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और इस साइड कितने हैं, 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे बीटा, या फिर इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। तो यहाँ से आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अब दोनों प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, वो आपको वही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो होगा मेजर प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो देखिए अल्फा कार्बन से तो आपका ब्रोमीन ही जाएगा, बीटा मान लीजिए हमने हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ से CH डबल बॉन्ड, और यहाँ से CH और सिंगल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट ये बना, क्योंकि मैंने बीटा से हाइड्रोजन रिमूव किया और इस कार्बन से ब्रोमीन, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आया। ठीक है, और बाकी ऐसे रहेगा। और अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, मतलब प्रोडक्ट CH3 CH2, यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना। तो फिर यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए आपको एक रूल होता है एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए, आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख सकते हो। ठीक है, जिसके जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। या फिर आपको एक सेटजेव रूल आता है, ठीक है, उसको जेट्सो, अलेक्जेंडर जेट्सो ने उसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं उसको सेटजेव रूल। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो रूल अलग से एक कॉन्सेप्ट में कर दूंगा। फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि सेटजेव जो रूल होता है, सेटजेव रूल जो होता है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए डिसाइड करने के लिए होता है। ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है, स्टेबिलिटी के लिए। ये क्या बोलता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये रूल क्या बोलता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस साइड एक अल्काइल ग्रुप है और इस साइड एक अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जरा इसमें देखिए, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक साइड क्या है, अल्काइल ग्रुप है। वो 2 कार्बन है, 3 कार्बन से फर्क नहीं पड़ता। अल्काइल ग्रुप क्या है, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका कितना लगभग आपके बुक में दिया होगा, 81% मिलता है, इसका कितना 19% मिलता है। तो मतलब क्या हुआ, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ है तो वहाँ पर एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसमें उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट एडजेसेंट वाला ये अल्फा कार्बन है इस कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने, देखिए सिर्फ ये वाला अल्फा कार्बन है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे।
ठीक है। और इससे कितने सिर्फ 2 बनेंगे। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी एल्किल की उतनी ज़्यादा होती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, या सेजल रूल से जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये मेजर प्रोडक्ट, दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया बीटा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट।